जरा 185 ईसा पूर्व के भारत की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसा समय जब मौर्य साम्राज्य, जिसने कभी लगभग पूरे भारत को एक धागे में पिरोया था ना, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन आ गया था उस वक्त। सही कहा। कोई एक बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी। एक विशाल खालीपन था, एक ऐसा कैनवास जो पूरी तरह से कोरा हो चुका था। आज हम इसी कोरे कैनवास की कहानी पर बात करने वाले हैं हमारी इस डीप डाइव चर्चा में। और ये कहानी ना किसी एक राजा के उदय या पतन की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे इस खालीपन को भरने के लिए मध्य एशिया से एक के बाद एक राजवंश भारत की ओर खिंचे चले आए, और कैसे उन्होंने न सिर्फ यहाँ की सत्ता पर कब्जा किया, बल्कि वे खुद इस मिट्टी के रंग में ऐसे रंगे कि उन्होंने हमारी कला, विज्ञान और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ मतलब अक्सर हम इतिहास को ना सिर्फ युद्धों और तारीखों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज हम प्राचीन काल के उस पहले ग्लोबल मेल्टिंग पॉट को समझेंगे, जहां दुनिया भर की संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ये जो खाली कैनवस और सत्ता के खालीपन वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति और प्रकृति दोनों का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि वे कभी शून्यता बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, खाली जगह तो भरेगी ही। बिल्कुल भरेगी। जब मौर्य साम्राज्य जैसा एक विशाल ढांचा गिरता है तो सीमाएं अचानक असुरक्षित हो जाती हैं। पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें आज का सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब आता है, वह बाहर से आने वालों के लिए खुले दरवाजे की तरह हो गया था। अच्छा, तो सब वहीं से आ रहे थे। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनानियों, शकों या कुषाणों का भारत आना कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। मतलब ये कोई सेना लेके नहीं आ गए थे अचानक से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दशकों और सदियों में फैला एक क्रमिक प्रवास था। ये लोग सिर्फ तलवारें लेकर नहीं आ रहे थे, ये अपने साथ अपने परिवार, अपनी भाषाएं, अपनी कलाकृतियां और अपने सोचने का तरीका भी लेकर आ रहे थे। मतलब एक पूरा का पूरा समाज नई जमीन की तलाश में आगे बढ़ रहा था। क्या बात है। और इस प्रवास की लहर में जो सबसे पहले उस खुले दरवाजे से अंदर आए, वे थे बैक्ट्रियाई यूनानी, जिन्हें हम आसान भाषा में इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी कहते हैं। सही कहा आपने। मतलब सिकंदर के वापस जाने के बहुत समय बाद डिमेट्रियस प्रथम नाम का एक यूनानी शासक सिंध और पंजाब के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेता है। लेकिन इन इंडो ग्रीक शासकों में जो सबसे दिलचस्प किरदार है ना, वो है मिनांदर। हाँ, मिनांदर, जिसे भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा गया। बिल्कुल। उसकी राजधानी आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में शाकल यानी सियालकोट में थी। अब एक आम धारणा ये होती है कि कोई विदेशी राजा आएगा तो वो सिर्फ टैक्स वसूलेगा और राज करेगा। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन मिनांदर के साथ ऐसा नहीं था। मतलब इस स्रोत के अनुसार वो बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। बिल्कुल। और इसकी इसी जिज्ञासा ने एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया। मिनांदर केवल एक विजेता नहीं था, वो एक ऐसा दार्शनिक राजा था जो जीवन के गहरे अर्थ समझना चाहता था। अच्छा। हाँ, और इसी खोज में उसकी मुलाकात होती है बौद्ध भिक्षु नागसेन से। इन दोनों के बीच जो लंबी बातचीत हुई ना, उसे मिलिंद पाहो नाम की पुस्तक में सहेजा गया है। मिलिंद पानो मतलब मिलिंद के प्रश्न? बिल्कुल। और इसे आप सिर्फ एक राजा और एक संत की बातचीत मत समझिए। ये दरअसल दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग वैचारिक प्रणालियों का आमना सामना था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। मतलब ये दो अलग दुनियाएं कैसे टकरा रही थी? देखिए, एक तरफ मिनांदर था, जिसके पास यूनानी दर्शन की वो तर्कशीलता थी जो हर चीज पर सवाल उठाती है। वही सुकरात और प्लेटो वाली परंपरा, जहां हर बात का लॉजिक चाहिए। हाँ, यूनानी तर्क। और दूसरी तरफ नागसेन थे, जो भारतीय आध्यात्मिकता और बौद्ध दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जहां ध्यान, आत्मा और शून्यता की बात होती है, मिनांदर उनसे आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म को लेकर बहुत ही तीखे सवाल पूछता था। और नागसेन उन सवालों के जवाब उतने ही शांत और गहरे उदाहरणों के साथ देते थे। इस संवाद का नतीजा ये हुआ कि मिनांदर बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपना लिया। अरे वाह। हाँ, और सोचिए, जब एक विदेशी शासक यहाँ के धर्म को अपनाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो केवल जमीन पर राज नहीं करना चाहता, वो यहाँ की वैचारिक गहराई का हिस्सा बनना चाहता है। ये उस सांस्कृतिक एकीकरण की बस शुरुआत थी। सही बात है। ये तो वैचारिक एकीकरण हुआ, लेकिन इन हिंदू यूनानियों ने कुछ ऐसा भी किया जिसका असर आज तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। आप सिक्कों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सिक्के। मतलब मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। उस समय से पहले भारत में जो पंच मार्क वाले सिक्के चलते थे, उनपे बस कुछ निशान होते थे। हिंदू यूनानी पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्कों पर राजा का चेहरा और उसका नाम छापना शुरू किया। बिल्कुल। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हाँ, और अगर मैं आज के दौर से इसकी तुलना करूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हिंदू यूनानी सिक्के प्राचीन काल के वेरीफाइड सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह थे? वेरीफाइड प्रोफाइल, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब पहली बार कोई आम आदमी एक सिक्के को देखकर हक्के सी रूप से कह सकता था कि हाँ, ये चेहरा मेरे राजा का है।
मतलब ब्लू टिक मिल गया राजा को। हाँ बिल्कुल सटीक है। सिक्कों पर नाम और चेहरा छापना ना महज कोई कलात्मक शौक नहीं था। ये जनसंचार और राजनीति का एक बहुत ही ताकतवर औजार था। बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन। हाँ, जब आपके साम्राज्य में लाखों लोग रहते हों जिनमें से ज्यादातर ने राजा को कभी देखा तक न हो, तो वो सिक्का राजा की मौजूदगी का एहसास कराता था। ये उस दौर का सबसे बड़ा पीआर कैंपेन था। और पीआर से याद आया, कला के क्षेत्र में भी तो इन्होंने बहुत बड़ा पीआर किया था। हाँ, हिंदी यूनानियों के उस प्रभाव को हम नहीं भूल सकते जो उन्होंने मूर्तिकला पर छोड़ा, जिसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। उसका भारतीय संस्कृति के साथ जो मिलन हुआ, उसी ने गांधार कला को जन्म दिया। गांधार कला, ये वही है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई हैं। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें यूनानी देवताओं जैसी झलक मिलती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। गांधार कला में जब हम तपस्या करते हुए बुद्ध की मूर्तियों को देखते हैं ना, तो वहां यूनानी यथार्थवाद या रियलिज्म और भारतीय आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। वो कैसे? उन मूर्तियों के कपड़े देखिए, उनमें जो सिलवटें हैं, शरीर की जो मांसपेशियां हैं और बुद्ध के जो घुंघराले बाल हैं, वो सब बिल्कुल यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों जैसा लगता है। अच्छा, मतलब यूनानी टच दे दिया बुद्ध को। हाँ, क्योंकि यूनानी मूर्तिकार शरीर की भौतिक सुंदरता और बारीकियों को उभारने में माहिर थे, लेकिन उस भौतिक शरीर के ऊपर बुद्ध के चेहरे पर जो असीम शांति है, जो आधी बंद आंखें हैं, वो पूरी तरह से भारतीय हैं। क्या बात है! ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि कैसे एक यूनानी मूर्तिकार ने भारतीय दर्शन को अपने छेनी हथौड़े से समझने की कोशिश की थी। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। लेकिन राजनीति का पहिया तो घूमता रहता है। हिंदू यूनानियों के बाद इस क्षेत्र में एक नए समूह की एंट्री होती है, शक। अब ये शक कौन थे और ये भारत क्यों आए? शक मूल रूप से मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियां थी। इतिहास में ना अक्सर एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक के गिरने से दूसरा गिरता है। बिल्कुल। चीन की सीमाओं के पास कुछ हलचल हुई, वहां से कुछ कबीलों को खदेड़ा गया। वो कबीले शकों के इलाके में आए और शकों को मजबूरी में अपनी जगह छोड़कर नीचे की तरफ आना पड़ा। ईरान और भारत की तरफ। हाँ, ये पूर्वी ईरान से होते हुए भारत में दाखिल हुए और ये इतने विशाल समूह में आए थे कि भारत में इनकी 5 अलग अलग शाखाएं बस गईं। कुछ अफगानिस्तान में रुके, कुछ पंजाब में, कुछ मथुरा तक आ गए और कुछ ऊपरी दक्कन तक चले गए। लेकिन इन शकों का भारत में स्वागत हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। मतलब हमारे स्रोत के अनुसार 57 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत ही रोचक घटना घटती है। हाँ, वो उज्जैन वाली घटना। बिल्कुल। मालवा क्षेत्र यानी आज के उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया और उन्हें अपने इलाके से खदेड़ दिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक नया कैलेंडर शुरू किया, विक्रम संवत। वही विक्रम संवत जो आज भी हिंदू पंचांग का आधार है। बिल्कुल वही। और उस राजा ने खुद को एक उपाधि दी, विक्रमादित्य। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये कि ये विक्रमादित्य नाम इतना मशहूर हो गया कि पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल 14 राजाओं ने खुद को विक्रमादित्य कहा। हाँ, जिनमें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे मशहूर हैं। सही बात है। मतलब मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे विक्रमादित्य को इंसान नहीं बल्कि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी बन गया था। सुपर हीरो फ्रेंचाइजी। हाँ, या फिर कोई चैंपियनशिप बेल्ट जिसे हर महान योद्धा जीतकर अपनी कमर पर बांधना चाहता था। जो जीतेगा वही विक्रमादित्य। ये चैंपियनशिप बेल्ट वाला उदाहरण तो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल ऐसा ही था। विक्रमादित्य शौर्य और न्याय का एक ऐसा ब्रांड बन गया था जिसे हर महत्वाकांक्षी राजा भुनाना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन शकों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। शकों के इतिहास में हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या? शुरुआत में जिन्हें विदेशी हमलावर माना गया, उन्हीं शकों की एक शाखा ने पश्चिमी भारत पर बहुत लंबे समय तक राज किए और इसी शाखा में एक महान राजा हुआ, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन, इनका नाम तो सुदर्शन झील के लिए भी बहुत मशहूर है ना? बिल्कुल। रुद्रदामन ने गुजरात में उस सुदर्शन झील की अपने खर्चे पर मरम्मत करवाई, जिसे मूल रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय में बनाया गया था। ओहो, मतलब एक विदेशी राजा यहाँ की झीलें ठीक करवा रहा है। हाँ, वो चाहता तो उसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद को यहाँ की जनता का पालक मानता था। और रुद्रदामन का सबसे बड़ा योगदान है उसका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें क्या खास है? ये कोई आम पत्थर पर लिखा संदेश नहीं है। ये भारतीय इतिहास का विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला इतना लंबा अभिलेख है। रुकिए, एक विदेशी शासक जिसके पूर्वज मध्य एशिया के खानाबदोश थे, वो भारत की सबसे पवित्र और जटिल मानी जाने वाली भाषा संस्कृत में अपना सबसे बड़ा अभिलेख लिखवा रहा है? हाँ। उसने अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यही तो वो समावेश है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में। उम्र रुद्रदमन समझ गया था कि अगर उसे भारतीय समाज में पूरी तरह से स्वीकार्यता चाहिए, अपना राजनीतिक दबदबा स्थापित करना है, तो उसे यहाँ की सांस्कृतिक जड़ों को अपनाना होगा। अच्छा,
तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। संस्कृत उस समय के पढ़े लिखे वर्ग की भाषा थी। एक विदेशी होकर भी उसने संस्कृत व्याकरण का गहरा अध्ययन किया। ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति में कितनी जबरदस्त समावेशी क्षमता थी। क्या कमाल की बात है। वैसे ये शक शासक अपने प्रशासनिक ढांचे में भी बहुत व्यवहारिक थे। मैंने पढ़ा है कि ये अपने गवर्नरों को क्षत्रप कहते थे। हाँ, ये क्षत्रप व्यवस्था दरअसल एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल था। जब साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो कोई एक राजा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। सही बात है। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा और हर जगह अपना एक क्षत्रप नियुक्त किया, जिसके पास काफी स्वतंत्र शक्तियां होती थीं। शकों के बाद कुछ समय के लिए पहलवों का भी दबदबा रहा। इनका मूल निवास ईरान था। पहलवों के बारे में मुझे एक अनूठी बात याद आ रही है। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्निस के शासनकाल में ही संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार भारत आए थे। पेशावर के पास का तख्ते बही अभिलेख इस बात की गवाही देता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। जरा सोचिए, एक ही समय में एक ही इलाके में यूनानी दर्शन, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अब ईसाई धर्म सब एक साथ पनप रहे थे। लेकिन अब हमें उस साम्राज्य की ओर चलना चाहिए जिसने इस पूरी मेल्टिंग पॉट वाली प्रक्रिया को उसके चरम पर पहुंचा दिया। आप कुषाण साम्राज्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कुषाणों का उदय सच में प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुषाण मूल रूप से उसी यूची कबीले की एक शाखा थे जिनके विस्थापन ने शकों को भारत की तरफ धकेला था। अच्छा। तो ये वही लोग थे जो शकों के पीछे पीछे आए। हाँ। यूची कबीला 5 शाखाओं में बटा हुआ था और कुषाणों ने उन सबको एकजुट करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। भारत में इस वंश की शुरुआत कुजुल कटविसेस ने की। और उसके बाद सत्ता का असली विस्तार विम कटविसेस के समय हुआ, है ना? बिल्कुल। उसने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए और ये सिक्के कोई आम सिक्के नहीं थे। उनकी शुद्धता इतनी बेहतरीन थी कि बाद में आने वाले गुप्त काल के सिक्के भी उनके आगे फीके लगते हैं। लेकिन मुझे विम कटविसेस के सिक्कों की शुद्धता से ज्यादा ना उस पर बनी आकृतियों ने हैरान किया। हाँ, शिव और नंदी की आकृतियां। बिल्कुल। मतलब मध्य एशिया से आया एक कबीलाई शासक शुद्ध सोने के सिक्के ढाल रहा है और उस पर भगवान शिव और त्रिशूल की तस्वीर लगा रहा है। ये कोई राजनीतिक चाल थी या वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था? देखिए, ये दोनों का मिश्रण था। एक तरफ तो ये उनकी आस्था थी, वे शैव धर्म के अनुयायी बन चुके थे। दूसरी तरफ यह एक राजनीतिक संदेश भी था। कैसा संदेश? जब आप किसी नए इलाके पर राज करते हैं तो वहां के देवताओं को अपनाकर आप जनता को ये संदेश देते हैं कि हम आप ही में से एक है, हम बाहरी नहीं है। लेकिन कुषाण वंश अपनी असली ऊंचाइयों पर तब पहुंचा जब कनिष्क गद्दी पर बैठा। कनिष्क? हाँ, कनिष्क का समय उपलब्धियों से इतना भरा हुआ है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना मुश्किल है। कनिष्क के बारे में पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। क्या सवाल? कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय एक नया कैलेंडर शुरू किया, लेकिन कनिष्क तो एक कुषाण शासक था। फिर उसने जिस संवत की शुरुआत की उसे शक संवत क्यों कहा जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। मतलब ये तो ऐसा है ना जैसे एप्पल का सीईओ कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसका नाम सैमसंग रख दे। और मजे की बात यह है कि यही शक संवत आज भी भारत सरकार का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और इतिहासकारों के बीच भी ये लंबे समय तक बहस का विषय रहा है। कनिष्क ने कैलेंडर तो शुरू कर दिया, लेकिन इसे शक संवत इसलिए कहा गया क्योंकि कनिष्क के बाद लंबे समय तक पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप थे, उन्होंने इस कैलेंडर का लगातार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में इस्तेमाल किया। अच्छा, तो शकों ने इसे पॉपुलर बना दिया। बिल्कुल। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये कैलेंडर शकों के साथ जुड़ गया। कनिष्क की प्रशासनिक समझ बहुत दूरदर्शी थी। उसने अपने विशाल साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई। 2 राजधानियां? हाँ। एक उत्तर पश्चिम में पुरुषपुर यानी आज का पेशावर और दूसरी मध्य भारत में मथुरा। लेकिन 2 क्यों? क्या एक जगह से राज करना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। अगर आप कुषाण साम्राज्य का नक्शा देखें ना, तो वो मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और इसके ठीक बीच से गुजरता था दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, सिल्क रूट। रेशम मार्ग। हाँ, पेशावर में बैठकर वो सिल्क रूट के व्यापार पर नियंत्रण रख सकता था, वहां से भारी टैक्स वसूल सकता था और मथुरा में बैठकर वो गंगा की उपजाऊ मैदानों को संभाल सकता था। कनिष्क सिर्फ एक राजा नहीं था, वो रोमन और चीनी साम्राज्य के बीच का सबसे बड़ा टोल बूथ ऑपरेटर था। क्या बात है। और शायद उसी व्यापार से आई दौलत ने उस समय के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को फंड किया। कनिष्क खुद बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक बन गया। उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई। बिल्कुल, वसुमित्र की अध्यक्षता में। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है पेशावर का विशाल बौद्ध स्तूप। कनिष्क ने इस स्तूप को बनवाने के लिए जिस आर्किटेक्ट को चुना उसका नाम था अगिलस, जो कि एक यूनानी था। हाँ, एक यूनानी वास्तुकार। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लग रहा है। ये तो कनिष्क के साम्राज्य की असली खूबसूरती थी। वो एक कॉस्मोपॉलिटन दुनिया थी। कनिष्क खुद को देवपुत्र शाही शाहुन शाही कहता था।
देवपुत्र शाही शाहनुशाही मतलब ये नाम ही अपने आप में एक सांस्कृतिक खिचड़ी है। बिल्कुल, देवपुत्र की अवधारणा चीन से आई थी और शाहनुशाही यानी राजाओं का राजा एक ईरानी परंपरा थी। कनिष्क दुनिया भर की बेहतरीन चीजों को एक जगह ला रहा था। और ये वैश्वीकरण सिर्फ व्यापार या कला तक सीमित नहीं था। मेरे हिसाब से कनिष्क के काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कनिष्क के दरबार का बौद्धिक पुनर्जागरण। इंटेलेक्चुअल रेनेसां। हाँ। जब साम्राज्य में पैसा आता है ना तो लोग सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं सोचते, वे विज्ञान और दर्शन के बारे में सोचते हैं। कनिष्क के दरबार में राजकवि अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र जैसे महाकाव्य रचे। फिर राजवैद्य चरक थे जिनकी चरक सहेपा आज भी आयुर्वेद का आधार है। बिल्कुल। वो सिर्फ जड़ी बूटियों की किताब नहीं है, ये चिकित्सा विज्ञान का उद्धव एक बहुत ही व्यवस्थित ग्रंथ है। इसके अलावा वसुमित्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का विश्वकोश लिखा। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया, नागार्जुन। नागार्जुन का दर्शन तो खैर बेमिसाल है। स्रोत में जो तुलनाएं की गई हैं वो मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रही हैं। एक ही व्यक्ति को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भारत का आइंस्टाइन कहा जा रहा है और साथ ही उनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की जा रही है। एक अकेला इंसान विज्ञान और धर्म दोनों के शिखर पे कैसे हो सकता है? नागार्जुन इस पूरे कालखंड के सबसे प्रतिभाशाली दार्शनिक थे। जब उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तो इसके पीछे उनका शून्यवाद का सिद्धांत है। शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। सब कुछ एक दूसरे के सापेक्ष है, मतलब रिलेटिव है। यही तो आइंस्टाइन की थ्योरी है। अरे बाप रे। और मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर से उनकी तुलना इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने उस समय के बौद्ध धर्म में बहुत तार्किक बदलाव किए और महायान बौद्ध धर्म को एक नया आधार दिया। ज्ञान की ये क्रांति तभी संभव थी जब अलग अलग दुनिया के विचार आपस में टकराएं। सही कहा। जब यूनानी तर्क, चीनी विचार और भारतीय दार्शनिक गहराई एक ही दरबार में बैठें, तभी नागार्जुन जैसे सुपर जीनियस पैदा हो सके। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि उस समय विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। खैर, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का वो समय कोई अंधकार का युग नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये पतन का नहीं बल्कि समावेश का स्वर्ण युग था। जो भी विदेशी इस धरती पर आया उन्होंने भारत को तोड़ा नहीं, इसके उलट वे खुद भारतीय संस्कृति की नदी में ऐसे घुल गए जैसे पानी में चीनी। उफ, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें ना तो इतिहास हमें ये सबक देता है कि जब कोई भी समाज खुद को एक बंद कमरे की तरह कैद कर लेता है तो उसका विकास उसी दिन रुक जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन मध्य एशियाई राजवंशों ने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। सिल्क रूट से सिर्फ सोना नहीं आ रहा था, वहां से नए विचार और नई तकनीकें आ रही थीं। और यही बाहरी चीजों को पचाकर अपना बना लेने की क्षमता प्राचीन भारत के असली ताकत थी। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना। आज से 2000 साल पहले जब न कोई इंटरनेट था न हवाई जहाज, तब भी एक यूनानी वास्तुकार भारत के पेशावर में आकर एक बौद्ध स्तूप बना रहा था। हाँ। मध्य एशिया के राजा भारत आकर संस्कृत भाषा के संरक्षक बन रहे थे। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम अपनी सीमाओं और अपनी पहचान को लेकर इतने ज्यादा सख्त हो गए हैं, जब हम हर बारी चीज को शक की निगाह से देखते हैं, तो क्या हम प्राचीन भारत के उन शासकों से ये सीख सकते हैं कि किसी भी संस्कृति की सच्ची महानता अपने दरवाजे बंद करने में नहीं है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विचारों को खुले दिल से आत्मसात करने में है?